गांव का माहौल था। गांव में एक गरीब किसान की लड़की की शादी थी। लड़के का नाम था अमित। उसकी शादी एक गरीब किसान की लड़की के साथ, राधा के साथ हो रही थी। राधा भी एक गरीब घर की सीधी-साधी और संस्कारी लड़की थी। अमित और राधा की शादी धूमधाम से हो जाती है। शादी के बाद राधा अपने ससुराल आती है और गृह प्रवेश करती है। वो घर में अंदर जाते हुए सबसे हंसकर और प्यार से बात करती है। उसके अच्छे विचार से सभी लोग खुश हो जाते हैं। उसकी सास उसे एक कमरे में आराम करने के लिए भेज देती है। राधा बेड पर घूंघट करके चुपचाप बैठ जाती है। कुछ देर बाद पति अमित कमरे में दूध लेकर आता है। वो धीरे से उसका घूंघट उठाता है और बोलता है, चलो हम अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। राधा कहती है, अभी नहीं, कल। लेकिन अमित नहीं मानता और कभी बेड पर तो कभी जमीन पर बैठकर बातें करने लगते हैं। राधा बहुत हिचकिचाती है और अमित से कहती है, जो कुछ करेंगे कल करेंगे। अमित कहता है, चलो ठीक है, मैं भी थक गया हूँ। अमित राधा से प्यार से बात करने लगता है और उसे समझाता है कि वो उससे बहुत खुश है। वो राधा से कहता है कि उसे डरने की ज़रूरत नहीं है और वो हमेशा उसका साथ देगा। राधा धीरे धीरे सहज महसूस करने लगती है और मुस्कुराने लगती है। दोनों एक दूसरे के बारे में छोटी छोटी बातें पूछते हैं। राधा अपने बचपन के बारे में बताती है और अमित ध्यान से सुनता है। अमित भी अपने काम और सपनों के बारे में बताता है। दोनों के बीच हंसी मजाक होने लगता है और माहौल हल्का हो जाता है। राधा का डर धीरे धीरे कम होने लगता है। अमित उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसका हमेशा सम्मान करेगा। इस तरह दोनों के बीच एक अच्छा रिश्ता बनना शुरू हो जाता है। सुबह होती है। राधा अपनी माँ से सारी बात करती है और अपने जीवन के बारे में बताती है। उसकी माँ उसे समझाती है कि शादी के बाद घर में लड़का ऐसे ही करता है। राधा कहती है, ठीक है। शाम हो जाती है और अमित काम से घर आ जाता है और राधा के कमरे में चला जाता है और राधा से कहता है, चलो हम अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। आज भी राधा कहती है, आज नहीं, लेकिन अमित नहीं मानता। फिर कहता है, यहाँ मज़ा नहीं आ रहा, चलो हम कहीं और चलते हैं। अमित अपने खेत के कमरे में ले जाता है। वहाँ वे दोनों समय बिताने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं होता और अपनी खुशी से समय बिताते हैं। कुछ दिनों बाद राधा के एक सुंदर सा लड़का जन्म लेता है, जिससे कि पूरा परिवार बहुत खुश होता है। गांव का माहौल था। चारों तरफ रोशनी, ढोल नगाड़े और खुशियों का माहौल छाया हुआ था। गांव के एक अमीर आदमी के बेटे राहुल की शादी उसी गांव की एक सीधी साधी लड़की पूजा से हुई। शादी धूमधाम से हुई और सब लोग बहुत खुश थे। शादी के बाद जब पहली रात आई तो राहुल ने मुस्कुराते हुए पूजा से कहा, मैं चाहता हूं कि हम अपनी पहली रात कुछ अलग और यादगार बनाएं। पूजा थोड़ी हैरान हुई। अलग मतलब? राहुल बोला, चलो हम ट्रेन में सफ़र करते हुए अपनी पहली रात बिताते हैं। शुरू में पूजा को अजीब लगा, लेकिन वो मान गई। रात को दोनों चुपचाप ट्रेन में चढ़ गए। उनके साथ परिवार के कुछ और लोग भी उसी डिब्बे में थे। ऊपर वाली बर्थ पर जेठ जेठानी और नीचे वाली बर्थ पर देवर देवरानी। रात गहराती गई। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ ट्रेन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऊपर वाली बर्थ पर जेठानी ने धीरे से कहा, ये सब कुछ थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? नीचे से देवरानी बोली, हाँ, लेकिन सब अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। उधर राहुल और पूजा अपने नए रिश्ते की शुरुआत को लेकर बात कर रहे थे। एक दूसरे को समझ रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। उनके लिए वो रात सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि भरोसे की शुरुआत थी। सुबह हुई। सभी लोग अपने अपने घर लौट आए। घर पहुंचकर राहुल और पूजा ने अपने माता पिता को पूरी बात बताई कि उन्होंने अपनी पहली रात ट्रेन में बिताई। माता पिता पहले तो हैरान हुए, फिर बोले, अजीब है, लेकिन अगर तुम दोनों खुश हो तो हमें भी खुशी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन देवर ने मजाक मजाक में अपनी भाभी से कहा, भाभी, कल तो भैया ने ट्रेन में रात बिताई, क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? भाभी तुरंत गंभीर हो गईं। देवर जी, ऐसी बातें मजाक में भी ठीक नहीं होती। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है। देवर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत माफ़ी मांगी। उधर घर में भी एक छोटी सी गलतफहमी पैदा हो गई। कुछ बातें इधर उधर पहुंच गई, जिससे परिवार में शक और तनाव बढ़ गया। जब ये बात माता पिता तक पहुंची तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने सबको बुलाकर समझाया, रिश्ते भरोसे और इज्जत से चलते हैं। अगर हम मर्यादा भूल जाएं तो परिवार टूट जाता है। सबको अपनी गलती समझ आई। देवर ने माफ़ी मांगी। भाभी ने भी बात को वहीं खत्म कर दिया। राहुल और पूजा ने भी सीखा कि हर चीज़ अलग करने के चक्कर में कभी कभी गलत संदेश चला जाता है।
रामपुर गांव में दो भाई अपने माता-पिता के साथ रहते थे। उनका घर छोटा था और पूरे परिवार के पास रहने के लिए सिर्फ एक ही कमरा था। माता-पिता अपने दोनों बेटों की शादी के लिए लड़कियां ढूंढ रहे थे। कुछ दिनों बाद उन्हें दो अच्छी लड़कियां मिल गईं और धीरे-धीरे दोनों भाइयों की शादी हो गई। शादी के बाद दोनों दुल्हनें गृह प्रवेश करके घर में आ गईं। घर छोटा होने की वजह से उनकी सास ने कहा, तुम दोनों फिलहाल इसी एक कमरे में रह लो, बाद में सब ठीक कर लेंगे। दोनों दुल्हनें उस कमरे में चली गईं। रात को दोनों भाई भी वहीं आ गए। अब समस्या ये थी कि एक ही कमरे में सब कैसे रहेंगे। दोनों भाई सोच में पड़ गए। बड़े भाई ने कहा, कोई बात नहीं, हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। उस रात सबके लिए थोड़ी अजीब स्थिति थी। नई नई शादी, नया रिश्ता, लेकिन जगह की कमी के कारण सबको समझदारी से काम लेना पड़ा। दोनों भाइयों ने कमरे के बीच में एक चादर टांग दी ताकि थोड़ा अलग अलग माहौल बन सके। दुल्हनें भी समझदार थीं। उन्होंने हालात को समझा और धीरे धीरे आपस में बात करके हंसी मजाक में माहौल हल्का कर दिया। सादगी और समझदारी के साथ उनकी पहली रात यानी सुहाग रात भी उसी छोटे से कमरे में लेकिन इज्जत और मर्यादा के साथ गुजर गई। पहली रात जैसे तैसे गुजर गई। सुबह उन्होंने अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ भी परेशान हो गई, लेकिन घर की हालत देखकर कुछ कर भी नहीं पा रही थी। अगली रात छोटे भाई ने एक उपाय निकाला। भैया, हम डबल पलंग लगा लेते हैं, एक नीचे रहेगा और एक ऊपर, इससे जगह भी बन जाएगी। दोनों भाइयों ने मिलकर एक ऊपर नीचे वाला पलंग यानी डबल बेड बना लिया। अब रहने में थोड़ी सुविधा हो गई। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन बड़े भाई रामू के मन में एक सपना था। हमें अपना बड़ा घर बनाना है, जहां सबके अलग अलग कमरे हों। एक दिन रामू शहर चला गया और मेहनत करके पैसे कमाने लगा। कई महीनों की मेहनत के बाद उसने गांव में एक नया घर बनवाया। अब पूरे परिवार के पास अलग अलग कमरे थे। घर में खुशियां लौट आईं। कुछ समय बाद दोनों भाइयों के घर बच्चे भी हुए। दादी अपने पोते पोतियों को बहुत प्यार करती थीं। गांव वाले भी कहते थे, देखो कैसे इस परिवार ने एक छोटे से कमरे से शुरुआत करके मेहनत से अपनी जिंदगी बदल ली। गांव में सुबह का समय था। सूरज की हल्की रोशनी आंगन में पड़ रही थी। सीमा रसोई में चाय बना रही थी, तभी बाहर से जोर जोर से आवाज आई, भाभी, भाभी दरवाजा खोलो। सीमा ने दरवाजा खोला और जो उसने देखा वो देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका देवर रोहित सामने खड़ा था, लेकिन अकेला नहीं। उसके साथ एक लड़की थी। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और पेट साफ दिख रहा था। सीमा ने हैरानी से पूछा, ये कौन है रोहित? रोहित थोड़ा झिझकते हुए बोला, भाभी, ये मेरी पत्नी है, मैंने शादी कर ली। सीमा का दिमाग चकरा गया। शादी? लेकिन ये तो प्रेग्नेंट है। आंगन में सास और बाकी घरवाले भी आ गए। सास गुस्से में चिल्लाई, रोहित, ये क्या तमाशा है? रोहित ने सिर झुकाकर कहा, माँ, मैं इसे छोड़ नहीं सकता था। लड़की की आंखों में आंसू थे। वो चुपचाप खड़ी थी। सीमा ने धीरे से पूछा, सच क्या है रोहित? रोहित ने गहरी सांस ली और बोला, भाभी, इसका नाम पूजा है। जब मैं शहर में काम करता था तब ये मेरे ऑफिस में काम करती थी। एक दिन इसे बहुत बुरी हालत में पाया। ये अकेली थी, प्रेग्नेंट थी और जिस लड़के से ये प्यार करती थी उसने इसे छोड़ दिया। सभी लोग चौंक गए। रोहित ने आगे कहा, भाभी, ये मरने तक को तैयार थी, लेकिन मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता था। पूजा रोते हुए बोली, मैंने रोहित से कभी शादी के लिए नहीं कहा। ये खुद ही मेरे और मेरे बच्चे के लिए खड़ा हो गया। सास गुस्से में बोली, बदनाम कर दिया तूने, लोग क्या कहेंगे? रोहित की आंखों में आंसू आ गए। माँ, लोग क्या कहेंगे ये सोचकर अगर हम इंसानियत छोड़ दें तो क्या फायदा? घर में सन्नाटा छा गया। सीमा सब देख रही थी। उसका दिल पिघल गया। वो आगे बढ़ी और पूजा का हाथ पकड़ लिया। तुम अंदर आओ, ये घर अब तुम्हारा भी है। सास गुस्से में बोली, सीमा, तू भी पागल हो गई है क्या? सीमा ने पहली बार अपनी सास की आंखों में आंखें डालकर कहा, माँ जी, गलती इस लड़की की नहीं है, गलती उस लड़के की है जिसने इसे धोखा दिया। और अगर आज हम इसे अपनाएंगे नहीं तो हम भी उसी जैसे बन जाएंगे। रोहित की आंखों से आंसू बहने लगे। पूजा फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर धीरे धीरे सास का गुस्सा भी शांत होने लगा। वो पूजा के पास आई और बोली, बेटी,
गलती तेरी नहीं है, अब तू इस घर में सुरक्षित है। पूजा ने उनके पैर पकड़ लिए। कुछ महीनों बाद घर में एक प्यारा सा बच्चा जन्मा और पूरा घर खुशियों से भर गया। सास जो पहले नाराज थी, अब उसी बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार करती थी। और गांव वाले जो पहले बातें करते थे, अब कहते थे रोहित जैसा बेटा हर किसी को मिले। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका परिवार बहुत ही मुश्किल से गुजारा करता था। मोहन दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसके घर में कभी भरपेट खाना नहीं बन पाता था। उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे अक्सर भूखे सो जाते थे। एक दिन मोहन जंगल से लकड़ी काटकर घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु बहुत थका हुआ और भूखा लग रहा था। मोहन के पास खाने के लिए सिर्फ 2 रोटियां थीं, लेकिन उसने बिना सोचे समझे अपनी दोनों रोटियां साधु को दे दीं। साधु मोहन की दयालुता देखकर बहुत खुश हुआ। उसने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हें एक जादुई चक्की देता हूँ। साधु ने अपनी झोली से एक छोटी सी चक्की निकाली और मोहन को दे दी। फिर उसने कहा, जब भी तुम्हें कुछ चाहिए हो, इस चक्की से कहना, चक्की चक्की दे दे। और जब रोकना हो तो कहना, चक्की चक्की बस कर दे। मोहन चक्की लेकर घर पहुंचा। उसने पत्नी को सारी बात बताई। दोनों को पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कोशिश करने का फैसला किया। मोहन ने चक्की के सामने खड़े होकर कहा, चक्की चक्की दे दे, आटा दे दे। तभी चक्की घूमने लगी और उससे सफेद आटा निकलने लगा। मोहन जल्दी से बोला, चक्की चक्की बस कर दे। चक्की तुरंत रुक गई। मोहन और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। अब उनके घर में खाने की कोई कमी नहीं रही। जब भी उन्हें चावल, दाल या आटा चाहिए होता, वे चक्की से मांग लेते। कुछ समय बाद मोहन का पड़ोसी रघु इस रहस्य के बारे में जान गया। रघु बहुत लालची था। उसने सोचा कि अगर ये चक्की उसे मिल जाए तो वो बहुत अमीर बन जाएगा। एक रात रघु चुपके से मोहन के घर गया और जादुई चक्की चुरा ली। वो उसे लेकर नदी किनारे एक नाव में बैठ गया और बोला, चक्की चक्की दे दे, सोना दे दे। चक्की घूमने लगी और उससे सोने के सिक्के निकलने लगे। रघु बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि चक्की को रोकना कैसे है। सोने के सिक्के लगातार निकलते रहे। नाव सोने से भर गई और भारी होकर डूबने लगी। रघु घबरा गया और चिल्लाने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।